हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम जो लेकर आए हैं सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 के माध्यम से परीक्षा में मुख्य प्रश्नों के साथ 50 प्रश्नों की एक हमारी श्रृंखला है, जो इसे हम आज पूरा करेंगे। और ऐसे प्रश्नों को तैयार किया हमने जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और जो कहीं ना कहीं पूछे भी जा चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न आज की वर्तमान परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, साथ बने रहिए। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि क्लास का आनंद आपको भरपूर आएगा। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली क्लास जो भी क्लास रहे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी जो क्लास है इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो सही ऑप्शन तो बताएंगे, उसके साथ साथ जो 3 ऑप्शन बचते हैं उनके बारे में विस्तार विश्लेषण आपको पूरा हल मिलेगा सामान्य तरीके से, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार समझकर भुलाया नहीं जा सकता। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी प्रश्न से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित, तो आप अपनी समस्या को हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से जरूर टाइप करें, या हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या को बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। पहला प्रश्न हमारा है, या, रा, ला तथा वा किस श्रेणी के व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अयोग वाह है या अंतस्थ व्यंजन है? क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का? यारालावा जो 4 व्यंजन होते हैं, ये संख्या में 4, और इन्हें कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा हमारी जीभ, तालू, दांत, और आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करती है। आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में से चौथा विकल्प हमारा सही है, अंतस्थ व्यंजन या अलावा होंगे, यानी इनका उच्चारण अंतःकरण से होता है। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? हा, था, सा, श। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ये वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करने पर अगर मुख के सामने हाथ को कर दिया जाए तो गर्म वायु हाथ से टकराती है। अगर ऐसा महसूस होता है उस व्यंजन के उच्चारण में, तो वह व्यंजन हमारा ऊष्म व्यंजन होगा। इनकी संख्या 4 होती है, और ये व्यंजन होते हैं आपके श, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये हमारे 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु, गर्म हवा
बाहर निकले, ऐसे व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनमें से कौन नहीं है वो ऑप्शन के रूप में दे रखा है, था यहां पर ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन होगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न, क्षा लिखा जाता है, क्षा लिखा जाता है, ऑप्शन के रूप में दे रखे हैं आपके सामने, श रा को जोड़कर, ज त्रा को जोड़कर, प फा को जोड़कर, क शा को जोड़कर। ये कैसा व्यंजन है? एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है, एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। कैसे बनते हैं ये? क, श, त्र, त और रा। ज्ञ, ज, व। श्रा में श्र प्लस रा। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजनों की संरचना होती है। तो जो छा का रूप है वो छा का रूप आपको का और शा के रूप में मिलता है। ऑप्शन होगा हमारा चौथा ऑप्शन। चीजों को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन जो भी प्रश्न है उनके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। किस शब्द पर सही मात्रा लगी है? सही मात्रा लगी है, इसमें हमें ये देखना है कौन सा शब्द सही वर्तनी के रूप में लिखा गया है। चुईया, पुत्र, खीर, जिला। यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जिला। जिला यहां पर सही रूप में लिखा गया है। चुईया जो लिखा है उस पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, पा पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, पुत्र हो जाएगा, और जो खीर है इसे लिखा जाएगा खीर बड़ी की मात्रा के साथ। खीर एक पकवान के रूप में खाया होता है। अगला प्रश्न, वाक्य उच्चारण का प्रकार है। वाक्य उच्चारण का प्रकार है ओष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, तालव्य। पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? वा का उच्चारण स्थान, किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसके द्वारा जीभ जहां जहां स्पर्श करती है उस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा जहां जिस भाग को स्पर्श करती है वह उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। वा के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है दांत और ओष्ठ को स्पर्श करती है, तो इसका उच्चारण स्थान होगा दंत्योष्ठ होगा। ओष्ठ जिसमें केवल होठों का प्रयोग कहता है, दंत जहां पर दांत की सहायता से अक्षर जो वर्ण होते हैं बोले जाते हैं, तालव्य तालु को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, विराम का अर्थ होता है चलना, फिरना, रुकना, घूमना। विराम का अर्थ क्या होता है? चलना, फिरना, रुकना, घूमना। एक वाक्य पूरा होने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह होता है आपका विराम चिन्ह, और जिसका अर्थ होता है वहां पर कुछ क्षण में रुकना पड़ता है। वाक्य पूरा करने के बाद अगर विराम चिन्ह का प्रयोग है तो वहां हमें रुकना है। सभी विराम चिन्ह वाक्य के बीच में आते हैं। सभी विराम चिन्ह वाक्य के बीच में आते हैं। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, जितने विराम चिन्ह है। क्या ऐसा है? हाँ, कभी नहीं, नहीं, ज्ञात नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी विराम चिन्ह वाक्य के बीच में आए। अगला प्रश्न, निम्न चिन्हों में से वाक्य के अंत में आता है। निम्न चिन्हों में से वाक्य के अंत में क्या आता है? अल्प विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम या उद्धरण चिन्ह। प्रश्न 8 का सही जवाब क्या होगा? अल्प विराम जिसे कहते हैं एक कॉमा के रूप में यूज होता है। ये योजक चिन्ह डैश के रूप में लगाया जाता है। पूर्ण विराम के रूप में उद्धरण चिन्ह किसी भी कथन को प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न चिन्हों में से वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह आता है? प्रश्न 8 का सही जवाब क्या होगा? वाक्य के अंत में पूछा है हमसे, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न, इस चिन्ह का प्रयोग कथन के आदि तथा अंत दोनों में होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कथन के आदि तथा अंत दोनों में होता है। विस्मय चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विवरण। विस्मय सूचक चिन्ह जहां पर आश्चर्य हो, उद्धरण चिन्ह अभी बताया था पिछले वाले प्रश्न में, प्रश्न सूचक चिन्ह जहां पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, विवरण चिन्ह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, विवरण चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग कथन के आदि तथा अंत दोनों में होता है। कौन सा सही आंसर होगा प्रश्न 9 के लिए? इसका सही जवाब होगा विवरण चिन्ह, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि इस चिन्ह का प्रयोग कथन के आदि शुरू में और उसके अंत दोनों में प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह पहले इसके शुरू में स्टार्ट होता है ये। उद्धरण चिन्ह वाक्य को पूरा इसे कंप्लीट घेर कर रखता है इसे। और प्रश्न सूचक चिन्ह लास्ट में प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह उसके दोनों आदि तथा अंत दोनों में होता है। अगला प्रश्न, आप भी सैर पर चलिए। आप भी सैर पर चलिए, क्या इसमें कौन सा चिन्ह आएगा लास्ट में? इस वाक्य के लास्ट में कौन सा चिन्ह आएगा? क्या अर्ध विराम जो कि कॉमा के रूप में है, पूर्ण विराम है, ये आपके योजक उद्धरण चिन्ह, या विस्मय आदि बोधक चिन्ह? आप भी सैर पर चलिए एक पूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य के लास्ट में एक पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, अनाज का तत्सम शब्द का, अनाज शब्द जो है उसका तत्सम रूप क्या होगा? अंज, अंश, अन्न, नाच। अनाज का तत्सम रूप क्या होगा? अनाज का जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपका अन्न। अन्न यहां पर सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, अंगूठा का तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अंगूठा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अंगुत्तर, अग्नाशय, अग्निका, अंगुष्ठ। सही आंसर क्या होगा प्रश्न 12 का? इसका तत्सम रूप होगा वो होगा आपका अंगुष्ठ। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से सीधे सीधे अपनी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होगा। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, पादप, हेम, किंकर। देखिए प्रसून जो होता है जन्मा हुआ, उत्पन्न या पैदा हुआ। पादप पेड़, पिटप, तरु। हेम, हिम, पाला। किंकर, दास, नौकर, गुलाम। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची है वो होगा आपका पादप। पादप यहां पर सही रूप होगा। प्रश्न 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन हमारा दूसरा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होता है? धरती, जीने का ढंग, पानी, प्राणी। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ होगा धरती, जीने का ढंग, पानी या प्राणी। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखिए जीवन के जो पर्यायवाची होते हैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या क्या होते हैं। जिंदगी, प्राण,
जीविका, वायु, जल, एक और होता है हयात। और भी होते हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। जिंदगी, जीवन के जो पर्यायवाची हैं, जो अर्थ होते हैं, जिंदगी, प्राण, जीविका, वायु, जल, हयात। तो जीवन का एक अर्थ हो गया आपका जिंदगी, जो क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा क्या है? धरती है, धरती, पृथ्वी, भू नहीं है यहां पर। जीने का ढंग, ऐसा नहीं है। प्राणी, प्राण तो होता है, प्राणी नहीं। इसका सही जवाब होगा यहां पर पानी। जीवन का दूसरा अर्थ है वो है पानी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, आसव, आग का पेड़, पानी। अर्क का अर्थ सूर्य के पर्यायवाची में आता है। सूर्य एक प्रकार की ज्वाला। आसव, मदिरा, पेय पदार्थ। आग का पेड़, जिसे अकौआ कहते हैं, अत्यधिक ये एक विषैला पदार्थ होता है। जिसका अनेकार्थी नहीं है वो है आपका यहाँ पर पानी। पानी यहाँ पर अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, बाकी के अंग होते हैं 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन क्या होगा प्रश्न 16 के लिए? शब्दों के एक ऐसा समूह जिससे सार्थक भाव उत्पन्न हो, प्रकट हो, उस समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग यानी अंग होते हैं। प्रकार नहीं है ये, अंग या भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्जेक्ट, और यहां पर इसे प्रेडिकेट। वाक्य के दो अंग होते हैं। सही ऑप्शन होगा हमारा पहला। अगला प्रश्न, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य, विधेय, नायक, इनमें से कोई नहीं। वाक्य के जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य। उसे कहते हैं उद्देश्य। यही उद्देश्य की परिभाषा है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ऑप्शन होगा हमारा यहां पर पहला। 18वां प्रश्न है, सरल वाक्य में होता है। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, एक उद्देश्य होता है, ए और बी दोनों होते हैं, या कोई नहीं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्ता हो, जिसमें एक कर्ता प्लस एक क्रिया हो। एक कर्ता एक क्रिया जिसमें होगा वह हमारा क्या होगा? सरल वाक्य होगा। तो एक क्रिया भी होगी, एक कर्ता जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो कौन होगा? कर्ता। और वही वाक्य का भाग के रूप में होता है उद्देश्य। तो जिसमें एक उद्देश्य, एक क्रिया, या एक कर्ता एक क्रिया, वही हमारा सरल वाक्य होगा। ऑप्शन होगा हमारा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय है और क्या जो नहीं? समुच्चय बोधक अव्यय जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है, जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। उपवाक्यों को
जोड़ता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और ये होता है आपका और। ऑप्शन होगा हमारा यहां पर पहला सही है। अगला प्रश्न, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वाक्य में उद्देश्य है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा? अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, और अंग होते हैं आपके कौन कौन से? एक होता है आपका उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह तो होता है उद्देश्य, और जिसके बारे में कुछ किया जाता है, जो कुछ करता है, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उतना भाग छोड़कर जो बचता है वो आपका विधेय कहलाता है। तो यहाँ पूछा वाक्य में उद्देश्य, अहिंसा की पुजारी कौन थे? तो प्रश्न का जवाब मिलेगा गांधी जी। गांधी जी यहाँ पर कौन होंगे? उद्देश्य होगा। इसका सही जवाब होगा गांधी जी। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है। कर्ता कर्म या भाव से क्रिया के संबंध को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य, वाच्य, कारक, क्रिया। प्रश्न 21 का सही जवाब क्या होगा? क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 21 है हमारा, कर्ता, कर्म और भाव से क्रिया के संबंध को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका वाक्य, वाच्य, कारक और क्रिया। इसका सही जवाब होगा वाच्य। वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, और ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय, जो कि 3 प्रकार से होते हैं। कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, एक होता है आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, नोट करते रहें। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? पिछले वाले प्रश्न से अभी पता चल गया। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो पिछले वाले प्रश्न में हमने बता दिया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न, क्रिया के जिस रूप से कर्ता का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये तो होता ही नहीं है। क्रियावाच्य बच्चे ऑप्शन आपके 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से कर्ता का पता चलता है, कर्ता का पता चलता है उसे कहते हैं कर्तवाच्य। ऑप्शन हमारा पहला यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, मोहन से गाया नहीं जाता, मां से उठा नहीं जाता, उससे चुप नहीं बैठा जाता, या ये सभी। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा प्रश्न 24 के लिए? ये तीनों वाक्य जो दे रखे हैं आपको आपके स्क्रीन के सामने, तीनों ही वाक्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। मोहन से गाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता। इस प्रकार के सभी क्रियाएं कैसे होंगी? सभी वाक्य जो होंगे वो आपके भाववाच्य के उदाहरण होंगे। अतः ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। वह कहानी लिखता है, वाक्य में वाच्य है। वह कहानी लिखता है, वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, ये सभी। प्रश्न 25 का सही जवाब क्या होगा? वह कहानी लिखता है, सही जवाब होगा आपका कर्तवाच्य। वाक्य में जिसके रूप में कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है, कर्ता से पता चलता है कि यहां पर कर्ता के रूप में वाक्य है, यहां होगा कर्तवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध। संज्ञा किसे कहते हैं?
किसी के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, किसी के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। नाम ही क्या होगा, हमारी संज्ञा हो जाती है, एक पहचान बनाती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध। इसमें कौन सी संज्ञा है? संज्ञा है आपकी यहां पर क्रोध। क्रोध एक संज्ञा है, और ये संज्ञा कौन सी है? ये है आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सर्वनाम के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा वाक्य सर्वनाम के संदर्भ में सही नहीं है? तुम्हें जाना चाहिए, वह गीत गाती है, तुम्हें कब जाओगे, हम खाना खा रहे हैं। वह वाक्य हमें देखना है जिसमें सर्वनाम के संदर्भ में कोई त्रुटि है। तुम्हें जाना चाहिए पूरी तरह सही है, वह गीत गाती है ये भी ठीक है, तुम्हें कब जाओगे, जबकि यहां होना चाहिए तुम कब जाओगे, ये सर्वनाम नहीं है यहां पर। सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा, हम खाना खा रहे हैं, सही है। तुम कब जाओगे ये होना चाहिए था। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सोनम अंगूर खाती है, हर्षिता जोर से हंस रही है, हर्षिता जोर से हंस रही है, मृगेश दौड़ रहा है, बादल घिर आए हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, सकर्मक क्रिया होगी। तो यहां सही जवाब होगा आपका पहला ऑप्शन, सोनम अंगूर खाती है। और जहां कर्म का अभाव हो वह अकर्मक क्रिया होती है। हर्षिता जोर से हंस रही है, मृगेश दौड़ रहा है, बादल घिराए हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है नीचे तीनों, तीनों अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, विशेषण की दृष्टि में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अमित चतुर बालक है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माधुरी सुंदर महिला है, गुड़िया तेज रोती है। गुड़िया तेज रोती है कौन सा अशुद्ध वाक्य है विशेषण की दृष्टि से? अमित चतुर बालक है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, माधुरी सुंदर महिला है, गुड़िया तेज रोती है। सही ऑप्शन होगा हमारा चौथा, जो कि एक अशुद्ध वाक्य है विशेषण की दृष्टि से, गुड़िया तेज रोती है। सार्वनामिक विशेषण पूछा है प्रयोग के बारे में। सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग कैसे होता है, कहां होता है? सर्वनाम के बाद आते हैं, या संज्ञा के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, या संज्ञा से पहले आते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न 30 के लिए? सार्वनाम विशेषण कौन से होती हैं? बेसर्वनाम, बेसर्वनाम जो संकेत द्वारा बेसर्वनाम जो संकेत द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इन्हें कहते हैं। दूसरा नाम इनका संकेतवाचक विशेषण भी है, और इनका प्रयोग हमेशा संज्ञा से पहले होता है। इनका प्रयोग सदैव, नोट करके आप लिख लेना, इसे नोट कर लेना कि इनका प्रयोग सदैव संज्ञा से पहले होता है, सदैव संज्ञा से पहले होता है। इनका प्रयोग सदैव संज्ञा से पहले होता है। जैसे एक उदाहरण है, यह हिरन, ये हिरन सुंदर है, ये हिरन सुंदर है।
तो यह यहां पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जो कि हिरन, हिरन यहां पर संज्ञा है, संज्ञा से पहले इसका प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारा यहां पर चौथा सही है। अगला प्रश्न, तृष्णा किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तृष्णा का संधि विच्छेद करने के लिए त्रस, त्रस धन ना, तृष्णा का जो संधि विच्छेद होगा त्रस धन ना। अगर इसमें देखें तो यहां भी व्यंजन और इसमें भी व्यंजन, दोनों में क्या है, व्यंजन है। और व्यंजनों के बीच जो संधि होती है, यानी स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर, स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन, तो वहां पर संधि कौन सी होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। उदाहरण किसका है ये? व्यंजन संधि का। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ना धन अक, ना धन अक, ने धन अक, नई धन अक। क्या सही होगा ऑप्शन? प्रश्न 32 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? नायक में संधि विच्छेद होगा इसका ने धन अक, ने नए धन अक। यहां पर आपका ए प्लस आ, ये बनाएगा आपका आई। इसमें यहां रह गया आपका न, और इधर आपका प्लस का और रह गया, न के साथ आ प्लस का, ये हो जाएगा आपका नायक। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? चौथा ऑप्शन यहां पर सही है। और संधि कौन सी होगी इसमें? अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, नोट करते रहें। अगला प्रश्न है 33वां, पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। पवन में कौन सी संधि है? पवन में संधि देखें इसमें तो, इसमें बनेगा आपका पो धन अन, पो धन अन, पवन के लिए। इसमें बचेगा आपका प, ओ प्लस आ प्लस न, प अव, ओ अव हो गया प्लस न, ये बन जाएगा आपका पा के साथ आ जुड़ेगा, पा बन जाएगा वा और ना, पवन। और संधि होगी इसमें भी अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ऑप्शन होगा हमारा यहां पर चौथा, अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न, बनवाद शब्द में समास होगा अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बनवाद शब्द में कौन सा समास होगा? वनवास का समास वग्रह होगा वन में रहने वाला व्यक्ति, वन में रहने वाला व्यक्ति। इसमें समास होगा आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें इसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और एक नोट करके आप इसे नोट कर लें, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का
लोप होता है। का लोप होता है। अगला प्रश्न, गंगा जल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल का समास विग्रह होगा गंगा का जल। गंगा का जल। का यहां भी लोप हुआ है। पिछले प्रश्न में हमने व्याख्या की नोट करके बताया था कि इसमें तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा, इसका का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। तो इसमें समास होगा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में होगा यहां पर संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन हमारा पहला यहां पर सही है। अगला प्रश्न, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा ऑप्शन लगाएं, मतलब कौन सा ऑप्शन आप इसमें से लगाएं कि इसका विलोम शब्द हमारे सामने आ जाए? तो देखें, इसमें व्यवस्था का जो विलोम शब्द होता है, व्यवस्था का जो विलोम होगा वो होगा आपका अव्यवस्था। अव्यवस्था। अब इसमें कौन सा हमने उपसर्ग लगाया है? तो इसमें आप अलग करेंगे इसे, तो आ प्लस व्यवस्था, यहां पर मिला हमें आ उपसर्ग, जो कि ऑप्शन हमारा पहला सही है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आत्माचार, दुर्गम, दुराचार, पराया। देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा प्रश्न 37 के लिए? प्रश्न 37 के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? आत्माचार। तो इसमें जो उपसर्ग है आपका आत्म, धन, आचार, उपसर्ग मिला आपको आत्म, आत्म इस तरह से होगा, और दुर्गम में दुर, धन, गम, इसमें दुर उपसर्ग हो गया। दुराचार में दुर, धन, आचार, इसमें मिला आपको दुर उपसर्ग। इसमें जो उपसर्ग रहित शब्द है वो आपका पराया। ऑप्शन होगा हमारा चौथा यहां पर। अगला प्रश्न, लचकीला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो बाकी के मतलब किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को चेंज कर देती हैं, और प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। जैसे लचकीला, लचकीला में जो प्रत्यय है आपका मूल शब्द है यहां पर लचक प्लस ईला, ईला यहां पर प्रत्यय है। ऑप्शन होगा हमारा चौथा, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पाठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पाठिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आ, दीर्घ आ, का, ई का या इका? अगर इसमें प्रत्यय देखें तो इसका मूल शब्द क्या होगा? पाठ। पाठ में इका शब्द जोड़ने से, इका प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा आपका? पाठिका मिल जाएगा। ऑप्शन होगा हमारा यहां पर चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, घूसखोर में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रश्न 40 के लिए सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके रा, खो, खोर, घूस। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें होता है मूल शब्द घूस प्लस खोर। घूसखोर मतलब रिश्वत लेने वाला। घूस का मतलब रिश्वत, जिसे आज के जमाने में सुविधा शुल्क बोल देते हैं। काम कराने जाओ तो ये रिश्वत नहीं मानी जाती। खोर यहां पर क्या है? प्रत्यय। ऑप्शन हमारा यहां पर तीसरा सही है। अगला प्रश्न, 41वां प्रश्न है, मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आपके 9, 7, 3, 8। मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से जो रस की प्रकार हैं वो है आपके 9, लेकिन बाद में
सूरदास जी ने एक रस और जोड़ दिया, इस तरह से 10 रस माने जाते हैं। लेकिन ऑप्शन आपको पूछा जाए तो आप 9 ही लगाना। मुख्य रूप से रस के प्रकार हैं वो 9, कहीं कहीं 10 मिलते हैं, 11 मिलते हैं। ऑप्शन इसका पहला सही है। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पत सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण, शांत, हास्य, नीचे एक और लिखा है श्रृंगार रस, ऊपर लिख दे रहा हूं इसे, एक ऑप्शन और दे रखा है श्रृंगार रस। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहां पर? श्रृंगार रस। इसमें जो रस की भावना है, पंक्तियों में जो रस है, वो आपका श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, कुंडलिया के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कुंडलिया के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको इसकी जानकारी होगी। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा पहला। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 4, 6, 5, 2। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में आपके वर्गों के हिसाब से अक्षरों को बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। उसमें पूछा आपसे कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ण होते हैं। जैसे हम बात करें पहले का वर्ग की, जो आपका का वर्ग है, का वर्ग में कौन कौन से ऑप्शन? क, ख, ग, घ, ड़। ऐसे ही आपका चा वर्ग है, चा वर्ग में च, छ, ज, झ, व। ऐसे ता है, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं। ऑप्शन हमारा तीसरा यहां पर सही है। अगला प्रश्न, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? अर्ध सम्मात्रिक हैं, विषम सम्मात्रिक हैं, सम्मात्रिक हैं या समवर्णिक हैं? ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? देखिए दोहा में देखें, दोहा के पहले व तीसरे, पहले व तीसरे चरण में, पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और इसी के दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे व चौथे चरण में, चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ग्यारह मात्राएं होती हैं। और सोरठा में दोहे का उल्टा होता है, विपरीत होता है। पहले व तीसरे में, पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इसके दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये इसका व्युत्क्रम होता है, ये इसका विपरीत होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दूसरा, ये दोनों ही कैसे हैं? अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं। दोनों ही अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। ऑप्शन हमारा यहां पर पहला सही है। अगला प्रश्न, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कम सुनाई देना, सभी पर विश्वास करना, बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना।
कान का कच्चा होना, बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, किसी के द्वारा बताया गया दूसरे को दोषी करार देना, इसका मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। बहरा होना यहाँ सही नहीं है, सभी पर विश्वास करना ऐसा भी नहीं है, कम सुनाई देना उससे मतलब ही नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? झूठ बोलना, बुरे काम से बुराई मिलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही जवाब होगा बुरे काम से बुराई मिलना। बुरा काम आप करेंगे, बुराई जरूर मिलेगी। अगर कोई किसी के साथ चोरी करने आप जाते हैं, आप चोरी ना करें फिर भी आप चोर ही बाजेंगे, तो इंसान बुरे काम से बचना चाहता है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? एक इसमें लोकोक्ति है, बाकी 3 मुहावरे हैं। कौन सी एक लोकोक्ति है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, कोड में खाज होना। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? प्रश्न 48 के लिए इसका सही जवाब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एक लोकोक्ति है, बाकी आसमान पर थूकना, गूलर का फूल होना, कोड में खाज होना ये आपके मुहावरा हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 49 है, ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खेल करना, प्रचार करना, बागपटू करना, डींग हाँकना। ढिंडोरा पीटना, खेल करना, प्रचार करना, बागपटू होना या डींग हाँकना। इसका सही अर्थ होगा प्रचार करना। ढिंडोरा पीटने का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ होता है प्रचार करना। पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो जीत के जश्न में, पुत्र जन्म उत्सव के अवसर पर ढिंडोरा पिटवा देते थे, या कोई ऐलान करना होता था, खुशी का माहौल जताना होता था, ढिंडोरा पिटवाते थे, वो जताते थे, कहीं प्रचार होता था। प्रचार का के लिए जो मुहावरा है वो है ढिंडोरा पीटना। अगला प्रश्न जो कि आज की सेशन का अंतिम 50वां प्रश्न है, आत्मनिर्भरता शब्द का विग्रह करते हुए समास का नाम क्या होगा? यानी इसका समास विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा समास है? आत्म स्वयं पर निर्भर अधिकरण तत्पुरुष, आत्म के समान निर्भर कर्मधारय समास, आत्मा और निर्भरता द्वंद्व समास, आत्मा की निर्भरता संबंध तत्पुरुष समास। इसका जो सही जवाब होगा आत्म यानी स्वयं पर निर्भर, और जहां पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पर विभक्ति यानी में और पर जहां पर आते हैं ये दोनों विभक्ति कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। दोस्तों ये था हमारे आज की सेशन का 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो स्पेशल हिंदी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई है। ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक चौथी श्रृंखला के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।